अभी जहां देखो उस तरफ सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा छाया हुआ है और वो है राम लला का। जी हाँ। और हर कोई इसके बारे में जानने के लिए आतुर रहता है कि किस तरह से ये प्रोग्राम होने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जब इस यज्ञ की पहली आहुति हुई थी उस समय की। जी हाँ, आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। जब ये यज्ञ शुरू हुआ था उसमें पहली आहुति में ये सम्मिलित हुए थे बीजेपी के कार्यकर्ता, पेशे से एडवोकेट जितेंद्र श्रीमाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। मैं आपसे जानना चाहूंगी सर कि अभी जहां देखो हर तरफ रामलला की बात हो रही है और राम मंदिर का जो मुद्दा है वो हर जगह छाया हुआ है। लेकिन अगर हम इसके इतिहास की बात करते हैं या जहां से ये चिंगारी उठी थी, उस समय आप मौजूद थे इस मिशन में, तो मैं जानना चाहूंगी कि उस समय कैसा क्या रहा था आप लोगों का, कैसा आप लोगों के साथ बर्ताव किया गया था, किस तरह से ये शुरू हुआ था? देखिए, वैसे तो राम मंदिर के लिए जो आंदोलन है, हम्म। पिछले 400-500 साल से लगातार ये आंदोलन चला। जी। इसमें अनेक हिंदू समाज के लोगों ने अपनी प्राणों की आहुतियां दी और कई युद्ध लड़े गए। जी। परंतु राजनीतिक तौर के ऊपर जब देश आज़ाद हुआ हम्म। और आज़ाद होने के बाद में जब ये मुहिम चली और कोर्ट के अंदर जो लड़ाई चल रही थी, उसके साथ-साथ जो जन आंदोलन हुआ हम्म। और जो भारतीय जनता विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो कार सेवा का जो आह्वान किया गया, जी। उसमें पहली बार जो कार सेवा का वो जो कार्यक्रम था 1990 के आसपास, जब मुलायम सिंह की सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर, हम्म। और उन्होंने ये वहां पर पूरे उस क्षेत्र के अंदर कर्फ्यू लगाते हुए ये घोषणा करी थी कि इस जगह पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है जी। और किसी की हिम्मत नहीं है कि वो इस जगह पर आकर देखे। परंतु पूरे देश के अंदर भगवान राम के प्रति जिस प्रकार का भक्ति का ज्वार चल रहा था और पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से माहौल था, हम्म। जनता ने, आम लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, संघ के कार्यकर्ताओं ने, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने अपना तन मन धन से वहां पर समर्पित करते हुए भगवान राम के प्रति अगाध श्रद्धा दिखाते हुए और अयोध्या की तरफ कूच किया। जी। उस कूच के दौरान अनेक जो लोग थे, वो कुछ लोग तो जैसे ही राजस्थान की सीमा पार हुई वहीं पर ही कुछ लोग अरेस्ट हो गए। हम्म। कुछ लोग जो जैसे हम लोग थे, मैं खुद उस कार्यक्रम में गया था, कार सेवा के कार्यक्रम में, जी। और हम लोग अपना नाम बदल लिए और नाम बदल के सामान हमने छोड़ दिया था। केवल एक थैला हमारे साथ में रहता था हम्म। और हम लोग पैदल, अचनेरा पहला स्टेशन आता है और अचनेरा से अयोध्या तक हम गांव-गांव होके पैदल-पैदल हम लोग गए थे। जी। करीब 22-23 दिन के बाद हम पहुंचे हम्म। और जहां-जहां जिस-जिस धर्मशाला में हम रुकते थे, हम्म। जोक संजोग की बात ऐसी थी कि उस जगह हम निकलते और वहां पर पुलिस का छापा पड़ता जी। और हमारे एक आध व्यक्ति जो वहां रह जाते उन वो पकड़ में आ जाते। परंतु हम फिर भी करीब 24-25 लोगों की हमारी टोली थी, जिसके जी। अंदर एक या हरमाड़ा के पास के अंदर एक संत थे, प्रकाश दासी महाराज, जी। नाथ संप्रदाय के, वो भी हमारे साथ थे। हम्म। उन हमारे साथ भी दिक्कत ये थी कि वो भगवा वस्त्र सदैव पहनते थे, वो कपड़े चेंज कर नहीं सकते थे। इसलिए भगवाधारी व्यक्ति, क्योंकि उस समय मुलायम सिंह सरकार ने तय कर रखा था कि जो भी भगवाधारी कपड़ा पहना हुआ दिखे, कोई भी दाढ़ी मूछ बढ़ा हुआ आदमी, संत महात्मा टाइप का आदमी दिखे, उन सबको बिना बात किए, बिना उससे कोई चर्चा किए सीधे पकड़ करके जेल में डालो। जी। बोला, इस प्रकार का एक आतंक का माहौल उस समय था। पर उसके बावजूद हम ठेठ अयोध्या तक पहुंचे और हनुमानगढ़ी जो जगह है वहां की ओर जाते हुए वहां पर पुलिस ने जबरदस्त वाला लाठीचार्ज किया और एक बड़ा एक आश्चर्यजनक घटनाक्रम ये हुआ कि पीछे से तो हजारों लाखों लोगों की भीड़ आ रही थी और जो पुलिया था, सरयू के ऊपर का पुलिया, उधर से ही अयोध्या के अंदर प्रवेश किया जा सकता था और इधर पुलिस का जबरदस्त वाला लाठीचार्ज था। तो बीच के अंदर जो लोग थे, वो सैकड़ों लोग वहां उसमें भीड़ में दब गए और कई लोग जो थे वो पुलिया से नीचे नदी के अंदर कूदे और ऐसे सैकड़ों लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी। उसके बावजूद वहां तक लोग पहुंचे और आज सुखद परिणाम उसका यह है कि अनेक प्रकार के संघर्ष करने के बाद में आज भगवान राम 22 तारीख को इसका प्राण प्रतिष्ठा करके एक भव्य मंदिर इसका होने जा रहा है। ये एक मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। संघ के और विद्यार्थी परिषद और बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के अनेक कार्यकर्ता अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, जिन्होंने इस संघर्ष में भाग लेने के बाद में आज स्वयं अपनी आंखों से रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है।
आपकी ये जो कहानी है वो सुनकर वाक़ई में रोंगटे खड़े हो गए मेरे। जब ये हुआ होगा, इतने लोगों ने अपनी आहुतियाँ दी है, तब जाकर ये मिशन सक्सेसफुल होने वाला है। और ऐसी ही आहुतियाँ देने वालों की देखिए आपको कहीं न कहीं जैसा कि अभी मैंने आपको सुना तो मुझे भी ये महसूस हुआ कि एक अदृश्य शक्ति आपका बचाव कर रही थी, तभी इतने डरावने और भयानक माहौल में भी आप उस तक पहुँचे हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ हुँ, कि हमारे को ये डायरेक्शन थे जी। कि जैसे हम अयोध्या के नज़दीक पहुँचे तो हुँ, सबको ये ऊपर से आदेश था कि सब लोग अपने-अपने हाथों के यहाँ पर अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर जी। ये लिख लें, ताकि कल को कोई भी व्यक्ति की अगर गोली लगती है हुँ, या हुँ, किसी हुँ। कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका शव जो है वो उसके घर तक पहुँच जाए। क्योंकि वहाँ पर मुलायम सिंह ने बिल्कुल हुँ, इस प्रकार का आतंक था जी। कि ना तो कोई प्रशासन नाम की चीज़ थी, ना ही किसी प्रकार का वहाँ तो इस प्रकार के आरोप थे हुँ, मुलायम सिंह सरकार पे कि उन्होंने जो सपा के कार्यकर्ता हैं, हुँ, उनको खाकी वर्दी पहना करके और कार सेवकों के ऊपर अत्याचार करने के लिए नियुक्त किया हुआ है। इस जी। प्रकार का एक वहाँ पर जगह-जगह एक वो बना रखा था और मेरे साथ के अंदर एक महावीर सिंह जी थे, वो यहीं रहते थे, एडवोकेट थे वो। हुँ, उनकी मृत्यु हो गई थी और साथ चलने वाले कई 2-3 लोग और थे, हुँ, उनकी मृत्यु हुई थी। मेरे को वो दृश्य और वो समय याद आता है, तो मैं हुँ। खुद उनके प्रति मेरे मन के अंदर बड़ी श्रद्धा और एक उनके प्रति जी, रिस्पेक्ट भाव बिल्कुल। आता है कि उन्होंने आज उनके कारण से इस प्रकार के जो जिन लोगों ने अपना जीवन दिया, हुँ, हुँ। उन्हीं के कारण से आज हम लोग भगवान राम के भव्य निर्माण मंदिर को होते हुए देख रहे हैं। और वाक़ई में सौभाग्य की बात है कि इतनी आहुतियाँ, इतनी अनगिनत आहुतियाँ आप कह लीजिए कि आप 400-500 साल पुराना जो ये सपना है लोगों का पूरा होने जा रहा है बीजेपी के राज में। आपको नहीं लगता कि बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बन जाएगा ये? देखिए प्लस पॉइंट बीजेपी के लिए इसलिए बन रहा है हुँ, क्योंकि इसका जो लोग आज चुनाव लड़ रहे हैं हुँ, उन लोगों ने वो वही लोग हैं जो कि लगातार राम मंदिर का विरोध करते आए हैं, जी। इसलिए बीजेपी को लाभ मिल रहा है। हुँ, वरना बीजेपी ने तो उस समय भी कहा था, संघ ने भी कहा था हुँ, कि उन्होंने कहा कि समस्त राजनीतिक दलों को यह आह्वान करते हैं हम हुँ, कि वो इस प्रकार के जो राम मंदिर का जो आंदोलन है हुँ, उसके अंदर सहभागी बने हुँ, और जो जो वास्तव में जिन जिन संघ राजनीतिक दलों ने अब समर्थन दिया वो आज सब उसको उनको उनको भी सबको लाभ मिल रहा है, राजनीतिक हुँ, लाभ भी मिल रहा है, जनता का भी उनको समर्थन है। तो ये तो स्वाभाविक रूप से है क्योंकि मुख्य मुकाबला कांग्रेस से यदि होता है, तो ये वही कांग्रेस है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कहा था कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम की जो कहानी है, ये सिर्फ कपोल कल्पित कहानी है। जब राम सेतु का मुद्दा उठा जी, और राम सेतु का जब कोर्ट में मुकदमा चला, तो उस समय कांग्रेस की जो केंद्र में सरकार थी, हुँ, उन्होंने हलफनामा तक दिया कोर्ट में। जी, तो इसलिए आज राजनीतिक रूप से जो लाभ मिल रहा है बीजेपी को, हुँ। वो राजनीतिक लाभ कांग्रेस के गलत नीतियों के कारण से मिल रहा है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर उनकी ही मंशा ये होती तो आज तक इतना इंतज़ार नहीं करना पड़ता। लेकिन अब वो इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। इसी के साथ अगर बीजेपी की से जुड़े मैं मुद्दों की बात करना चाहूँ सर तो अभी जिस तरह से मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा सोच-समझ कर अब मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। और कहीं न कहीं इसे विपक्ष अपना मुद्दा बनाएगा क्योंकि उसके पास और कोई मुद्दा है नहीं बोलने के लिए। मंत्रिमंडल की देरी का ही एक मुद्दा है जिसके विपक्ष के मंत्री आए दिन उसका मखौल उड़ा रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि मंत्रिमंडल में देरी क्यों रही है? इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, पहली बात तो मैं बता दूँ आपको कि ये जो कांग्रेस वाले इस बात को जो मुद्दा बना रहे हैं, हुँ, वो मुद्दा जनता के अंदर मुद्दे के रूप में नहीं मान रहे हैं, बल्कि जनता इस बात को कांग्रेस द्वारा ये जो इस प्रकार के वक्तव्य दिए जा रहे हैं, हुँ, वो इसको देख रहे हैं जैसे वो कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जी, तो उनका और कुछ बस नहीं चल रहा है और कोई आलोचना नहीं कर सकता तो अपना यही जी, क्योंकि उनके अंदर जो आपस में लड़ाई चल रही है कि इस हुँ, हार की ज़िम्मेदारी कौन ले और कौन से कारण हैं, जिनके कारण से इतना सब कुछ करने के बावजूद वो यहाँ पर राजस्थान में सरकार नहीं आई। हुँ, तो वो जो एक-दूसरे के प्रति वो कहना चाहिए कि एक जो द्वेष की भावना। अविश्वास का जो भाव पैदा हुआ है और जी, एक प्रकार से भगदड़ मची हुई है, उससे ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं क्योंकि ये वही कांग्रेस है, जिन्होंने मुख्यमंत्री के पद की लड़ाई के लिए आपने जब पिछली बार देखा था जी, कि जी। कितना संघर्ष चला था और कितने दिनों तक सिर्फ मुख्यमंत्री बनने तक के हुँ, उसमें काफ़ी दिन निकल गए थे। हुँ, और अभी यहाँ की स्थिति है कि अभी इनका नेता प्रतिपक्ष भी
तय नहीं हुआ है, जो कि केवल एक दो व्यक्तियों को इनको बनाना है, तो वो भी अभी तक तय नहीं कर पा रहे हैं। और ये मंत्रिमंडल में जो 20 आदमी हम बनाने वाले हैं, 20, 25, 30 जो भी बनेंगे, उनके लिए ये टीका टिप्पणी कर रहे हैं। तो जनता इस बात को समझ रही है कि बीजेपी की जो कार्यशैली है, पूरी जनता, राजस्थान की जनता इस बात को जानती है कि बीजेपी की कार्यशैली इस प्रकार की है कि यहाँ पर हम ना तो कोई एक परिवार ऐसा हो कि या कोई वंशवाद का ऐसा हमारे ऊपर नियंत्रण हो कि उससे जब तक स्वीकृति नहीं मिलेगी तब तक मंत्री नहीं बनेगा या कोई उसमें शामिल नहीं होगा, मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दी सकती है और सभी वर्गों का उसके अंदर प्रतिनिधित्व हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए और फिर मंत्रिमंडल गठन एक दो दिन के अंदर हो जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो वही बात हो गई कि आपने अपनी थाली में तो देखा नहीं कितना वो है, आप दूसरों की थाली के अंदर घी ज्यादा देख रहे हैं। लेकिन डोटासरा जी आए दिन ये बयान दे रहे हैं, क्योंकि वो वैसे भी विवादों के किंग हैं, जो मुंह में आए वो बोल देते हैं, फिर उसके बाद में जो बखेड़ा खड़ा होता है उसे समेटना पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसा कि उन्होंने खुद उप मुख्यमंत्री को लेकर कह दिया कि उप मुख्यमंत्रियों के दो उप मुख्यमंत्री बना दिए, लेकिन काम उनके पास है नहीं। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए ये कि आपने अपने उप मुख्यमंत्री के साथ, पूर्व उप मुख्यमंत्री के साथ क्या किया, तो उसके जवाब में आप क्या कहेंगे उन्हें? देखिए, ये तो उप मुख्यमंत्री के साथ में उन्होंने किस प्रकार का कृत्य किया, किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया, उनके लिए नकारा, निकम्मा, गद्दार, पता नहीं क्या क्या असंसदीय भाषा और असंसदीय शब्दों का उन्होंने प्रयोग अपने ही उप मुख्यमंत्री के लिए किया। और आज ये उप मुख्यमंत्री के पद को चैलेंज कर रहे हैं। बड़ा जनता इसको मतलब एक हास्यास्पद स्थिति हो रही है। और यही नहीं, इन्होंने उप मुख्यमंत्री हो और चाहे कैबिनेट मंत्री हो, जिस प्रकार से अपने कैबिनेट मंत्री को भी देखा था कि वो लाल डायरी को लेकर के किस प्रकार से पूरे कांग्रेस के एमएलए उसके ऊपर टूट पड़े थे और उसको पीटा बाकायदा विधानसभा के अंदर, उसकी पिटाई हुई कैबिनेट मंत्री की। तो ये सारी स्थितियां हमने देखी है। इसलिए वो इस प्रकार के कोई भी बात बोलते हैं, कोई भी इस प्रकार के टीका टिप्पणी करते हैं, उनको जनता बहुत हल्के रूप के अंदर लेकर के उनको नजरअंदाज कर रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। सर, इसी के साथ साथ मैं एक और आखिरी सवाल का जवाब आपसे जानना चाहूंगी कि जैसा कि केंद्र में अलग सरकार होती है और राज्य में अलग सरकार होती है, तो तालमेल बिठाना कई मुद्दों पर मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार हो गई है फाइनली, तो आपको क्या लगता है कि आप बढ़िया और तेज गति से बीजेपी जिस मुद्दों पर सरकार बना पाई है राजस्थान में, तो उन मुद्दों पर काम हो पाएगा? देखिए, बिल्कुल आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, और ये वास्तव में सीधा जनता के हितों से जुड़ा हुआ बात है ये कि जब डबल इंजन की सरकार हम बोलते हैं, तो डबल इंजन की सरकार का मतलब ये होता है, देखिए, दो प्रकार की बात होती है। हम चुनाव में वादे करते हैं, चुनाव के अंदर गारंटी लेते हैं, परंतु हमारे पास में उन गारंटियों को पूरा करने का कोई रोड मैप नहीं होता है। पिछली बार हमने देखा है 56,000 करोड़ रुपए का हमारे राजस्थान का कर्जा जब कांग्रेस सरकार आई थी तब था, और उसके बाद में 6.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा आज राजस्थान के माथे के ऊपर हो गया। तो वो केवल कर्ज के अंदर डुबो करके हम ये इस प्रकार के स्थितियों को, गारंटियों को और ये रेवड़िया बांटने वाला काम हम करें, बल्कि साथ में विकास का साथ में जुड़े। हमारे पास में पैसा आवे, पैसा आकर के हम उस पैसे का सही प्रकार का सदुपयोग कर सकें बिना किसी राजनीतिक दुराभाव के। स्मार्ट सिटी का पैसा आया, वो उसका बिल्कुल उन्होंने अता पता कर दिया और सारा गोड़ मोड़ कर दिया। आयुष्मान भारत, आयुष्मान का जो पैसा था वो उन्होंने चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना बना करके उन्होंने उसका पूरी तरह से उसका उपयोग नहीं होने दिया। ऐसे अनेक प्रकार की जो भारत सरकार की योजनाएं थी, जो कि राजस्थान में नाम बदल करके भारत सरकार की योजनाएं थी, परंतु वो जिस प्रकार से उनके नीचे का ढांचा तो तैयार होना चाहिए था, वो ढांचा तैयार नहीं हो पाया। आज हमने देखा कि स्वास्थ्य की गारंटी दे दी कि राजस्थान के अंदर स्वास्थ्य की, हेल्थ की गारंटी है, परंतु अभी एसएमएस की स्थिति आप जाकर देखिए कि एसएमएस के अंदर डॉक्टर ही नहीं है। जी बिल्कुल, भजन लाल जी के जब दौरा हुआ अचानक, उससे पोल जो खुल गई थी साफ, उसमें सारी पोल खुल गई। हमने देखा कि वहाँ जो मोहल्ला, ये जो हर क्षेत्र के अंदर जो छोटे छोटे क्लिनिक्स बनाए, वो क्लिनिकों के अंदर कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, और सब जगह पर संविदा के आधार के ऊपर और ठेके प्रथा के आधार के ऊपर इन्होंने अपने केवल काम शुरू कर रखा था। तो ठेकों के आधार पे डॉक्टर बनाना, ठेके के आधार पे नर्स बनाना, ठेके के आधार पे कंपाउंडर बनाना, ठेके के आधार के ऊपर ही संचालन करना, स्कूल चलाना ठेके के आधार पे, ये सारा काम जो ठेके के ऊपर चला, उसके बजाय वहां पर उनका आधारभूत ढांचा तैयार होकर के वो मजबूत स्थिति के अंदर बने। और वो तभी हो पाती है जब केंद्र और राज्य के एक समान विचार के आधार के ऊपर जब काम बनता है। ईआरसीपी के मुद्दे को हमने देखा कि केवल 4.5 साल इन्होंने इस बात पे निकाल दिए कि
उस समय भी यही कह रहे थे कि 10% हिस्सा राजस्थान सरकार और 90% हिस्सा केंद्र सरकार उस समय देने का तैयार, परंतु उन्होंने यहाँ पर जो पत्र हमने दिए, केंद्र सरकार ने जो पत्र दिए, उनका राजस्थान सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने ये सोच रखा था कि इसको काम को करना नहीं और हम चुनाव के समय में इसको मुद्दा बना करके केंद्र के ऊपर इसका दोषारोपण करें। ये जो राजनीति है, ये राजनीति जब खत्म होती है तभी डबल इंजन की सरकार काम करती है, जब केंद्र और राज्य एक विचारधारा के आधार के ऊपर एक जैसे मुद्दे के, और वो मुद्दा होता है सबका साथ सबका विकास, उस मुद्दे के आधार पे जब काम होता है तो राजस्थान में भी आज निश्चित तौर पर विकास होगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, सबका साथ और सबका विकास का जो नारा बीजेपी ने दिया था उसी पर वो कायम है, और जितने भी मुद्दे हैं जो उन्होंने लिस्ट आउट कर रखे हैं जनता के लिए, एक एक करके उन सभी मुद्दों पर बातचीत होगी। क्योंकि इस बार जो चुनाव हुए थे वो वाकई में, हम जब ग्राउंड लेवल पर निकल कर गए थे तो लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात की थी, और जो अभी आपने चीजें बताई हैं, गिनाई हैं, वो आम जनता भी बोल रही थी कि हमें काम चाहिए, हमें योजनाएं जो आप धरातल में आसमान में गिना रहे हैं वो धरातल तक तो आई नहीं है। कौन सी योजनाओं की बात कर रहे थे गहलोत जी, वो सिर्फ और सिर्फ पोस्टर्स तक और एड मेकिंग्स तक सीमित रह गई सोशल मीडिया के, वो धरातल पर उतर कर भी नहीं आई है। इस तरह की काफी सारी शिकायतें हमें जनता से सुनने को मिली थी, लेकिन अब जब डबल इंजन की सरकार आ गई है तो वो सारे मुद्दों पर बातचीत होगी जिस पर जनता बात करना चाहती थी, काम करना चाहती थी, और किस तरह से बीजेपी की डबल इंजन सरकार राजस्थान की तस्वीर बदल देगी अगले 5 सालों में, ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी, हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। कैसे लगे आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैसा लगा आपको सर का विजन, इनका सोचना, इनका जो भी इन्होंने अपने राम मंदिर से शेयर किया वो, अगर आप इनसे जुड़ रहे हैं, आपको कैसा लगा, सब कुछ लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद मायने रखती है। और ऐसे ही राम मंदिर से जुड़े किस्से, हम आपके लिए अनसुने किस्से हम आपके लिए लाते रहेंगे। देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम कर रहे लोग लेक्चर्स लेंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसी के साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगन इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।